बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें एक छोटी सी हम ट्रांजैक्शन को समझते हैं। उसके बाद 3 स्टेप जो हमने आज डिस्कस करने हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा हमारे लिए वो ये होगा रिकॉर्डिंग, कि हमने कोई भी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड कैसे करना है। और सेकंड स्टेप है कि हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है टैक्स की। इनकम टैक्स की बात हो रही है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। और जो तीसरा स्टेप है कि ई फाइलिंग, बेसिकली ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टडी करने लगे। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम स्टडी करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कंपनी के लिए लैपटॉप परचेज करने, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो है 1 मिलियन। ये हम क्यों डिस्कस करने लगे हैं कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की एग्जांपल भी हम स्टडी करेंगे कि ये करना, इसको समझना कितना ज़रूरी है कि अगर सब्सिक्वेंट कभी हमें नोटिस रिसीव होता है तो हम आज ही उसका कंट्रोल बनाएं। अदरवाइज़ ये टैक्स जो पेमेंट कर रहा है यानी कि आपको खुद जेब पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि हम इसकी जो अंडरस्टैंडिंग अभी क्लियर कर लें कि जो टैक्स डिडक्शन है इसको किस किस टाइम पे चैलेंज किया जा सकता है। तो ये कोई भी लैपटॉप है उसको 3 बेसिकली हम उसकी जो कैटेगरीज अभी डिस्कस करने लगे हैं कि जब आप लैपटॉप अपने परचेज किया है तो आप उसको 3 डिफरेंट तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 हो सकता है ये आपके लिए स्टॉक हो, मतलब आपने परचेज किया है और आगे सेल करना है। ये भी पॉसिबल है कि आप इसको अपने यूज़ के लिए फिक्स एसेट बुक कर लें। और ये भी पॉसिबल है कि आपकी कोई पॉलिसी नहीं है और आपने इसको डायरेक्ट एक्सपेंस बुक कर दिया। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। अब जब आप स्टॉक बुक करेंगे तो पहला जो स्टेप अभी हमने ये डिस्कस किया है रिकॉर्डिंग वाला, जो ऊपर हमने लिखा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो स्टॉक है उसको डेबिट कर लेंगे और क्रेडिट हमने वेंडर करना है, ठीक है। उसके बाद अगर एसेट बुक किया है तो हमने क्या किया, फिक्स एसेट को डेबिट किया और क्रेडिट हमने क्या कर दिया, वेंडर अकाउंट को। अगर हम एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तो हमने क्या किया, जो प्रॉफिट लॉस में जो एक्सपेंस का हेड होगा उसको हमने डेबिट किया और क्रेडिट हमने क्या कर दिया, वेंडर। तो ये तो एक ट्रांजैक्शन थी। ये रिकॉर्ड करनी क्यों ज़रूरी है, इसी की बेस पे हमने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर एक साल में 1000 ट्रांजेक्शन हुई हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे आप 1000 ट्रांजेक्शन को चेक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ इनपुट डाटा ठीक होना चाहिए, एंट्री ठीक होनी चाहिए। क्या ये एसेट है? अगर एसेट होगा तो बैलेंस शीट का पार्ट है। एक्सपेंस है या ये स्टॉक है? अगर ये पार्ट है तो ये किससे रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड है, यानी कि सेल से रिलेटेड है। अभी हम एग्जांपल भी देखते हैं। तो ये डायरेक्टली रिड्यूस करेगा आपके प्रॉफिट को, ठीक है। अगर एसेट्स है तो इसने डेप्रिशिएट होना है, इसने डेप्रिशिएशन की फॉर्म में रिड्यूस करना है जो हमारा प्रॉफिट होगा। अब हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि ये तो थी रिकॉर्डिंग। अब फॉर एग्जांपल हमने पेमेंट करनी है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जिसको हम कैलकुलेशन भी बोल सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। यहाँ पे समझ लीजिए, आपने इस स्टेज पे क्या देखना है, कैटेगरी। कैटेगरी में 3 चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। नंबर 1 एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप इसको हम बोलते हैं। इंडिविजुअल कोई पर्सन हो सकता है या एक कंपनी हो सकती है। इन दोनों को मिला के हम कहेंगे अदर देन कंपनी, अदर देन कंपनी, ठीक है। अब जनाब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया। ये हमने कहाँ से आइडेंटिफाई किया, जब ऑनलाइन एनटीएन की इंक्वायरी है वहाँ पे जाके हम चेक करते हैं तो वहाँ पे कैटेगरी आ रही होती है क्लियरली। अब अगर तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो अब फर्दर हम 2 चीज़ें मज़ीद देखेंगे। एटीएल यानी कि उसका नाम एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आ रहा है या नॉन एटीएल उसका नाम टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहा। सेम सिचुएशन हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, कंपनी के केस में एटीएल और नॉन एटीएल। ये जनाब काम करने के बाद भाई साहब अब हमने क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि भाई मेरा टैक्स रेट क्या है, ठीक है। तो लैपटॉप हमने परचेज किए हैं,
जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रॉपर क्लासेस लेते हैं उनके पास टैक्स कार्ड अवेलेबल है, वहाँ पे जाके हमने देखा तो हमें पता चला इसका रेट कितना है। अगर कोई अदर देन कंपनी है और नॉन फाइलर है तो उसका रेट है 4.5%, और एटीएल के लिए रेट कितना हो जाएगा, डबल, यानी कि 9%। इसी तरीके से एटीएल के लिए कंपनी के केस में रेट है 4%, और नॉन एटीएल के केस में रेट क्या हो जाएगा, 8%। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि अब हमने चूंकि पेमेंट करनी है, जो ऊपर हमने ये ट्रांजेक्शन देखी थी, ये वाली जो 1 मिलियन वाली, इसको हमने चूंकि पे करना है और इसकी हमने एंट्री भी की हुई है, ये एंट्री हुई हुई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी पेमेंट के लिए जो फर्दर पैरामीटर्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। वो क्या है, हमने पेमेंट के टाइम पे एंट्री की डेबिट वेंडर का अकाउंट, कितनी अमाउंट से, 1 मिलियन से। ठीक है, पूरे अमाउंट काउंट से। और विद होल्डिंग टैक्स जिसको हम इनकम टैक्स भी बोलते हैं, और क्रेडिट हम क्या कर देंगे, बैंक। तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे रेट रिज्यूम किया है 4.5%, तो हमने जनाब 1 मिलियन को मल्टीप्लाई किया 4.5 से और डिवाइडेड बाई 100 किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 45,000। ठीक है। और ये 9,55,000 से बैंक क्रेडिट हो गया। और इसी तरीके से अगर ये रेट, ये जस्ट आपने जो रेट होगा विद होल्डिंग का चेंज होता जाएगा, बाकी सारी सिचुएशंस में जो वैल्यू है, जो एंट्री है, वो सेम रहेगी। ये अब ये जो अमाउंट होगी हम 15 दिन के अंदर गवर्नमेंट को जमा करा देंगे उसके एनटीएन पे, और सेक्शन 153 को सिलेक्ट करने के बाद हम इसको जमा करवा देंगे। अब हम आते हैं जो मेन जो चीज़ डिस्कशन वाली है, कि हमने ये सारा प्रोसेस सही तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग क्यों बिल्ड की है। फॉर एग्जांपल 30 सितंबर पे जाके 2022 पे हमने जनाब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करनी है। इनकम टैक्स एनुअल, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, वो फाइलिंग करनी है। तो फाइलिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। यहाँ पे हमारा क्या चल रहा होता है, बैलेंस शीट। अगर हमने एक्सपेंस बुक किया है, पहले स्टॉक बुक किया है, तो हम ये ज्यूम करते हैं जनाब सेल थी हमारी 1.2 मिलियन की। ठीक है। और कॉस्ट यानी कि स्टॉक जो हमारा था वो हमने परचेज किया था 1 मिलियन के ऊपर, जो हमने एग्जांपल लिया वही, यानी कि 10 लाख के लैपटॉप लिए और 12 लाख के सेल कर दिए, और 2 लाख रुपया हमारा क्या आ गया, जीपी आ गया। ठीक है। अब इस केस में जब आप रिटर्न फाइल कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो हमें रूल 44, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम लेक्चर देख चुके हैं, इसका एक नोटिस रिसीव होगा कि भाई आप अपनी रिकन्सलेशन दें। आप हमें बताएं कि जो आपने रिटर्न फाइल की है इसके ऊपर क्या प्रॉपर टैक्स विदहेल्ड हुआ हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमने देखा कि भाई ये 1 मिलियन है, क्या 1 मिलियन के ऊपर मैंने टैक्स विदहेल्ड किया हुआ है। तो अगर तो हमने विदहेल्ड किया होगा तो हम क्या करेंगे, उसका सीपीआर अटैच करेंगे और उस नोटिस का रिप्लाई भेज देंगे। लेकिन अगर नहीं होगा तो हमें 45,000 हम अज्यूम कर रहे हैं जो टैक्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ऊपर जो फिगर ये वाली आ रही है, ये हमने पे करना था, हमने क्या किया, नहीं पे किया। तो हमें 45,000 प्लस 12% एनुअल सरचार्ज, या जिसको हम पेनल्टी बोलते हैं, वो भी पे करनी पड़ेगी। तो हो सकता है ये अमाउंट 50,000 हो जाए, एग्जाम्पल है, या मोर देन 50 हो जाए, लेकिन 45 नहीं होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अमाउंट मैंने एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्ट करनी थी वो मैं नहीं कर सका। जब मैंने नहीं की तो मुझे ये अमाउंट भी देनी पड़ेगी और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अब ये जो बंदा था ये तो जनाब 1 मिलियन लेके आप जा चुका है, तो पेमेंट कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं। तो आपके लिए इनडायरेक्टली कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 मिलियन के लैपटॉप प्लस 45,000 इनकम टैक्स भी आप खुद देंगे, प्लस 12% के साथ से जो सरचार्ज है वो भी आप खुद देंगे। तो हो सकता है आपके लिए जो कॉस्ट है वो जनाब 10,60,000 रुपये हो जाए। ठीक है। तो अगर आपने इस स्टेज पे जो 3 स्टेप हमने ऊपर देखे हैं, इस स्टेज पे इसको सही तरीके से मैनेज ना किया, तो फ्यूचर के अंदर ये जो पेमेंट है आपको खुद जमा करनी पड़ेगी। यानी कि ये स्टेज है और ये स्टेज है, सही तरीके से अगर मैनेज ना हो सका तो इस स्टेज पे आपको आपको खुद टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको समझना, इसको रिकॉर्ड करना, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पेमेंट करते हुए आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके ऊपर टैक्स तो नहीं है। अगर जल्दबाजी में आप पेमेंट करते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, ऑनर हैं, कुछ भी अगर मैनेज कर रहे हैं, तो एट द एंड नोटिस आएगा तो क्या करेंगे, खुद जमा करवाएंगे। ठीक है। अब आते हैं सिचुएशन, अगली जो सिचुएशन है वो क्या थी, हमने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है बैलेंस शीट। ठीक है। बैलेंस शीट में हम क्या दिखाते हैं, फिक्स एसेट, और फिर आता है जी टोटल एसेट, यानी कि यहाँ पे करंट एसेट भी आ जाता है,
और उसके बाद आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और फिर यहाँ पे टोटल आ जाता है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि टोटल फिक्स एसेट अगर हमने बुक किया हुआ है तो 1 मिलियन के फिक्स एसेट आ रहे हैं। अब फिक्स एसेट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये डेप्रिसिएशन है, हर साल 10% पे डेप्रिशिएट हो रहा है। तो जब डेप्रिसिएशन होती है तो एंट्री क्या होती है? डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अमाउंट बनती है जी 1 लाख, ये अमाउंट बनती है 1 लाख। ठीक है, अब हम इसी का ही प्रॉफिट लॉस बना लेते हैं कि हमें कैसे क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, इसी में हमने जब प्रॉफिट लॉस बनाया तो यहाँ पे सेल आ रही होगी, यहाँ पे कॉस्ट होगी, यहाँ पे जीपी होगा और यहाँ पे एक्सपेंस होगा। इस एक्सपेंस में 1 लाख डेप्रिसिएशन भी होगा। अब चूंकि ये जो एक्सपेंस है ये प्रॉफिट को माइनस कर रहा है, यानी कि प्रॉफिट को डिक्रीज कर रहा है, तो जब प्रॉफिट डिक्रीज होता है तो गवर्नमेंट का जो टैक्स है वो भी डिक्रीज होता है। तो जब गवर्नमेंट का टैक्स डिक्रीज होता है तो उनका रेवेन्यू कम होता है, टारगेट कम होते हैं। इस वजह से वो क्वेश्चन करते हैं कि जो जो चीज़ें आपने माइनस की हुई हैं हमें बताएं कि आपने टैक्स जमा करवाया है। तो वो किसको चैलेंज करेंगे? 1 लाख को। तो 1 लाख को चैलेंज करेंगे, आप कहेंगे जी हमने तो डेप्रिसिएशन चार्ज की है, वो कहेंगे ठीक है ओके हम आपको अलाउ करते हैं, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की हुई है, लेकिन इसका जो आपने फिक्स एसेट ऐड किया है, एडिशन है, तो उसके ऊपर जो इनकम जब पेमेंट करते हुए आपने जब जो 1 मिलियन का एसेट लिया है, ये ऊपर जो आ रहा है एडिशन हमने दिखाई है, क्या इसके ऊपर आपने प्रॉपर टैक्स डायल किया है? तो अगर हमने नहीं किया होगा तो हमें 1 लाख रुपया अल्लाह नहीं किया जाएगा, बल्कि इसको प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें टैक्स रेट, टैक्स डेप्रिसिएशन के रेट है वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि सेम रेट है क्योंकि वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉर्डिंग, कैलकुलेशन, ई फाइलिंग, ये 3 स्टेप आपने याद रखने हैं। कोई भी काम आप उठा के देख लें, टैक्स का कोई भी काम है, इन 3 स्टेप के गिर्द वो चलता है। ये सारी सिचुएशन इसी में कवर होती है और इसी तरीके से हर स्टेप को इसी तरीके से मॉनिटर करें कि आप सही रिकॉर्ड कर रहे हैं, कि आप सही कैलकुलेट कर रहे हैं, और ई फाइलिंग करते हुए या करने के बाद आपको क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो मेंशन करें, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।